हेलो स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोग को आईएससी हिंदी सिलेबस के बारे में बताया था। उसके सेक्शन बी साहित्य में 3 बुक्स हैं। एक बुक गद्य संकलन है, तो मैं गद्य संकलन के लेसन 1 पुत्र प्रेम को मैं पढ़ाऊंगी, जो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी जगत में कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हिंदी कहानी को नई दिशा व दशा प्रदान की थी। उन्होंने सामान्य जनों के दुखों एवं समस्याओं को बड़ी गंभीरता से समझकर अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया था। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद पहल अपनी रचनाओं को उर्दू में लिखा करते थे। बाद में हिंदी के विशाल व व्यापक विषय क्षेत्र से प्रभावित होकर वे हिंदी में लिखने लगे। इसीलिए उनकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है और वे उर्दू में नवाब राय उपनाम से और हिंदी लेखन क्षेत्र में प्रेमचंद नाम से अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। ठीक है, अब मैं इस कहानी पुत्र प्रेम का संक्षेप में कहानी परिचय दूंगी कि इस कहानी में क्या बताया गया है। इस कहानी में मानव मन की दुर्बलताओं के साथ साथ संवेदनाओं का अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसमें एक पिता बाबू चैतन्य दास, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, उनके हृदय के अंतर्द्वंद तथा दुविधा का मार्मिक चित्रण हुआ है। बाबू चैतन्य दास का स्वार्थ उनके नैतिक मूल्यों पर इस प्रकार हावी हो गया कि वे कब हृदयहीन और निष्ठुर हो जाते हैं कि इसका पता ही नहीं चलता। परंतु कहानी के अंत में उन्हें अपनी भूल का बोध होता है। ठीक है, अब मैं इस कहानी को समझाऊंगी। So all will listen carefully. इस अंश में बताया गया है कि बाबू चैतन्य दास अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री अर्थात वे धन को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और इसका उपयोग वे अपने लोक व्यवहार में बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे। वे पेशे से वकील थे। 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। ये जो चीजें उन्होंने इकट्ठा की थी, ये सारी चीजें उनके अर्थशास्त्र ज्ञान का फल था। वे अपने घर के खर्च को या कोई भी खर्च जब आता था तो बहुत ही सोच समझ कर करते थे, बड़े सावधानी से करते थे। और जब कोई खर्च उनके सामने आता तो पहले वो सोचते थे कि इस खर्च से या तो उनको या दूसरों को लाभ होगा कि नुकसान होगा। तो अगर लाभ होता था तो उस खर्च को करते थे, लेकिन जहां पर उन्हें नुकसान होता था तो वह उसका गला दबा देते थे, अर्थात उस खर्च को वो करते ही नहीं थे। और ऐसे खर्च को वो विष के समान समझते थे। इस प्रकार अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन के आधार हो गए थे। ठीक है, नाउ सेकंड पैराग्राफ। इसमें बाबू चैतन्य दास के पुत्रों के बारे में बताया गया है। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम प्रभुदास और दूसरे का नाम शिवदास। दोनों ही पुत्र चतुर थे, होनहार थे। परंतु बाबू चैतन्य दास का अपने बड़े पुत्र से विशेष स्नेह था। उनकी उससे विशेष अपेक्षाएं थी। बाबू चैतन्य दास अपने बड़े पुत्र को इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते थे, परंतु व्यक्ति का सोचा पूरा नहीं होता है। वही दुर्भाग्य
उनके जीवन में भी हुआ कि संयोग से प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। डॉक्टरों की दवा हुई, परंतु ज्वर में कोई कमी नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से प्रभुदास दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। उठने बैठने की ताकत नहीं थी। यहां तक कि परीक्षा में, बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में जब वह उत्तीर्ण हुआ तो इस शुभ समाचार को सुनकर के भी उसका मन उल्लसित नहीं हुआ। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा प्रतीत होता था। तो एक दिन चैतन्य दास ने डॉक्टर से अपने पुत्र की बीमारी के बारे में पूछा कि आखिर उसे कौन सी बीमारी है। तो डॉक्टर ने अनुमान किया कि यह जो उसकी बीमारी है, जो उसको निरंतर ज्वर आता रहता है, वह बीमारी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, जिसे हम हिंदी में तपेदिक कहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वह उसी तपेदिक बीमारी के दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नाउ इस पेज को मैं बताएंगी। जब बाबू चैतन्य दास ने अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुना, जो बीमारी लाइलाज थी, मेडिकल साइंस उतना डेवलप्ड नहीं था। आज मेडिकल साइंस के विकास की वजह से यह बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। तो अपने बेटे की बीमारी तपेदिक के बारे में सुनकर के वह हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि यह बीमारी तो उसके खानदान में किसी को थी ही नहीं। तो डॉक्टर ने भी उसके बात को सुनकर के अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि यह रोग बहुत ही गुप्त रीत से शरीर में प्रवेश करता है और संभवतः इसके कीटाणु प्रभुदास के मित्रों से इसके शरीर में आ गए होंगे। तब बाबू चैतन्य दास इस बीमारी के बारे में डॉक्टर से सलाह मांगते हैं कि कब तक यह बीमारी ठीक होगी, क्या किया जाए। तो डॉक्टर ने बताया कि अभी तक जो ये इस समय कंडीशन दशा देखी जा रही है, फेफड़ों पर इसका असर नहीं हुआ है और इनके अच्छे होने की आशा है। 3-4 महीने में स्वस्थ हो सकते हैं। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। तो यह सब बातें सुनकर के चैतन्य दास को अपने इस पुत्र से, मैंने पहले ही बताया, बड़ी बड़ी आशाएं थीं, क्योंकि वह प्रभुदास पढ़ने में बहुत होनहार था। उसकी पढ़ने में विशेष रुचि थी, उत्साहित होकर के वो पढ़ाई करता था। इसलिए उसके पिता उसकी पढ़ाई के प्रति रुझान देख करके उसे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस तपेदिक बीमारी की वजह से अब उनकी आशाएं छीड़ होती जा रही थीं। तब उन्होंने डॉक्टर से कहा कि क्या अच्छे हो जाने पर वो पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे। डॉक्टर ने बताया कि नहीं, मानसिक परिश्रम के योग्य तो वो शायद ही हो सकेंगे। पिता ने उन्हें किसी सैनिटोरियम, जिसे पहाड़ी स्वास्थ्यालय कहा जाता है, वहां पर भेजने की अपनी राय दी। यह राय डॉक्टर ने कहा बहुत उत्तम राय है, वहां पर पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु मानसिक परिश्रम से इन्हें बचाना होगा। ये बातें सुनकर के चैतन्य दास नैराश्य भाव से, नैराश्य मतलब निराश हो गए वो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया उनकी सारी आशाएं अपने इस बड़े पुत्र पे थे। तो निराश भाव से वह सोचने लगे कि अब उनके पुत्र का जीवन तो मानो नष्ट ही हो गया है। ठीक है, और इधर प्रभुदास की दशा भी दिनों दिन खराब होती जा रही थी। वह हमेशा इस रोग के बारे में ही सोचता रहता था। इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। जब उसकी तबीयत में थोड़ी सी सुधार होती थी तो वह लोगों से बातें करता, डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ता था, परंतु जब ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता था तो वह निराश हो जाता था। ठीक है, यहाँ एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं, संकेत के लिए लाइंस लिखी गई है। प्रश्न नंबर 1, यह कथन किसके लिए कहा गया है? परिचय देते हुए बताइए कि उसने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रश्न नंबर 2, उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह क्यों न दिखाई पड़ा? उसकी मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3,
उसे किस प्रकार की बीमारी थी? डॉक्टर ने उसके रोग के संबंध में क्या बताया? प्रश्न नंबर 4, उसके पिता उसे क्या बनाना चाहते थे? क्या उनकी इच्छा पूरी हुई? यदि नहीं तो क्यों? इसके आंसर तुम्हें अपनी कॉपी में करना है।